लोक समाज के पुरोधा, बुद्धिजीवी और लोक संस्कृति के जितने भी मुखौटे हैं, सब में उनका जो जयगान है, गुणगान है, वो दिख रहा है। मेरे साथ प्रीतम वर्तमान जी हैं। प्रीतम जी नमस्कार। इस सफर पे जो निकले हैं आप, और कितने साल में आपके कांधे पे ढोल आया और किस तरीके से, पहले ढोल विधा पे ही बात करूंगा क्योंकि ढोल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्तराखंड का मान सम्मान किया है आपके माध्यम से, उसका पूरा प्रदेश ऋणी रहेगा। इस विधा ने कब आपके कांधे पे ढोल डाला, सबसे पहली बात तो ये। पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को भी और इस्टाल जी आपको भी, हिमालयन डिस्कवर के तमाम जितने भी श्रोता और दर्शक हैं। ये मेरी उम्र मात्र 6 साल की, 6 वर्ष की आयु, और 6 वर्ष की आयु में जब आपको अपने ऐसे पैतृक संस्कार मिल जाएं कि जब आपको ऐसा समय मिल जाए कि आपको अपने पिताजी के साथ बैठने का और गाने का, कुछ सुनाने का अवसर मिल जाए, तो वो सबसे पूर्ण सौभाग्यशाली बात होती है। तो तब से 6-7 साल के, 6 वर्ष कुछ महीनों का था मैं जब अपने पिताजी के साथ मैंने गांव में एक संगत करी। और उसके बाद मेरे दादाजी बहुत अच्छे सारंगिया हुआ करते थे, एक जागर लोकगीत मेलों में गाते थे। तो कहते हैं कि या तो तीसरी पीढ़ी में जाकर के फिर दादा का अक्षाप अभी ऐसा कुछ हुआ। और उसके बाद ढोल, दमोह, हुड़का, थाली, डोर, ये हमारे नित्य की वस्तुएं हैं, नित्य की पूज्य यंत्र है हमारी पूजा इनसे होती है। तो ये मेरे जीवन काल में आरंभिक दौर से हैं। और उसके बाद आकाशवाणी से 1988 का दौर, उसके बाद ऑडियो कैसेट्स कंपनियों के माध्यम से, और ढोल को दुनिया, अमेरिका वगैरह में जाने का मुझे सौभाग्य मिला, वहाँ पर प्रस्तुतिकरण का सौभाग्य मिला, जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। पर इससे बड़ी बात यह है कि जो मेरे श्रोता हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो जानकार श्रोता हैं, यूथ है, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उन लोगों की प्रेरणा है, उस प्रेरणा को मैं नमन करता हूँ और उन श्रोताओं का मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लोक संस्कृति के क्या मायने होते हैं ये प्रीतम जी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने एक दिन बस चलते चलते यूं ही बिरती और फिरती पे बात की। बिरती के लोग बिरती छोड़ते गए और फिरती के लोग भीड़ में गायब होते गए। प्रीतम एक ऐसे शख्स निकले जिन्होंने बिरती का मापदंड बनाया, बिरती के बारे में बताया, और जिन्होंने ढोल सिर्फ एक बाजगी, औजी या ढोली समाज के कांधे पे नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज के कांधे पे भी सम्मान डलवाया। प्रीतम जी, बिरती और फिरती में क्या महसूस करते हैं आप, किस तरीके से? बिरती का मतलब होता है कि फिक्स, जहाँ जहाँ तक आपकी वृत्ति होगी आप वहीं काम कर सकेंगे, वहीं गा सकेंगे, वहीं आपकी बढ़ाई होगी, वहाँ नौबत होगा, वहाँ धुआं होगा। फिरती का मतलब हुआ जैसे हमारे उसमें औजी भी है, वेडा भी है। तो वृत्ति का मतलब एक गांव तक सीमित है, और फिरती वो हर गांव में जा सकता है, फिरने वाला है फिरती। तो फिरती समाज के लोग विरासी हुए हैं, वेडा हुए हैं, और ऐसे गवैये हुए हैं जिन्होंने अपने गांव की सीमाओं को लांग करके दूसरे गांव में जा करके भी अपनी प्रस्तुतियां दी है। चैती, पसारा, लावण, बहुत सारे गीत गाए हैं। तो वो फिरती समाज की बात हुई। तो हमको आप दोनों कह सकते हैं। मैं तो अपने गाँव में भी जुड़ा हुआ और पूरे ग्लोबल में जाने का भी मुझे सौभाग्य। तो मैं बिरती वाला भी और फिरती वाला भी। कभी आपको ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हाँ साहब, जैसे आपका समाज बेसिकली ढोल से बिल्कुल परहेज करने लगा कि उनका यार इससे साला कुछ जीविकोपार्जन नहीं है, तो उपेक्षाएं, समाज उपेक्षित ही समझता है कि हाँ भाई वो ढोल वाला है, उसके लिए जब पूरी बारात खा लेगी तब वो जूठन खाने के लिए हो। ऐसे उपेक्षित शब्दों से जूझना तो आपको भी पड़ा हुआ। मेरा ये मानना है जी कि ये वही समाज है जिस समाज ने मुझे इतना प्रेम दिया। ये कभी भी आप अपने चीज़ का प्रस्तुतिकरण अगर ढंग से करेंगे, ये कहीं हमारे जो पुराने ढोल सागर के लोग हैं, जागर के लोग हैं, उन लोगों ने इस विधा को इतने दीर्घ काल तक जीवित रखा, उसके लिए वो उनको साधुवाद। लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रस्तुतिकरण में जब त्रुटियाँ आई, वो लोग सही ढंग से उसको प्रस्तुत नहीं कर सके, तो समाज को लगा कि यार ये बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उन परिस्थितियों में। लेकिन ढोल की सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि मुझे लगता था कि साज है जी, साज एक साज है ढोल। और ढोल सागर
दुनिया के अंदर पहला एक ऐसा साज है जिसको शिवपुत्र माना जाता है, ढोल को। और हाँ, शिवपुत्र ढोली और ढोल। तो उसके अंदर जो बजता है, जो नाद उत्पत्ति होती है ढोल की, उस नाद से ब्रह्म, उस नाद से शिव नाच जाता है। जो ढोल सुनने में कानों तक पहुंचता है, वो कान नहीं सुनते, उसको दिल सुनता है। बहुत सुंदर। तो उन चीज़ों को जब मैं सुनता था और जानता था, उसकी जो आत्मसात करने की ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी, वो मुझे लगता था ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अज्ञानतावश कोई उसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहा है तो वो साज का दोष नहीं है। अगर कोई शराब पी करके उसको बजा रहा है तो वो उसका दोष है, साज का दोष नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रीतम जी ने यूं ही पद्मश्री कोई बन नहीं जाता, और जो हम कहते हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाइयों के माध्यम से कोई पद्मश्री हासिल कर ले, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि ऐसे कागजी आसमानी घोड़े आज भी पूरे देश भर में बहुत सारे हैं। प्रीतम जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, अपने समाज को उस समय जागृत किया जब समाज कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, बिल्कुल ढोल छोड़ के, कांधे से ढोल जमीन पे आ गए थे। और ऐसे में प्रीतम जी ने एक और साहसिक कदम लिया। उत्तराखंड के संस्कृति विभाग से मिलकर पूरे प्रदेश के लगभग 1500 ढोलियों को इकट्ठा करना कोई मजाक की बात नहीं थी। उन्होंने ये जो प्रयास किया, पूरे प्रदेश से ढोली आए और उन्होंने उनका एक कुंभ करवाया जो हरिद्वार जैसी नगरी में बजा और वो अजर अमर हो गया। उसके पीछे क्या थीम थी प्रीतम जी? उसके पीछे थीम ये थी जी, वो सरकार का एक पर्यटन मंत्री और संस्कृति विभाग का एक परिकल्पना थी। उन्होंने मुझे कहा कि प्रीतम जी हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो वो थीम ये थी कि हमारे जो गढ़वाल और कुमाऊं, पूरे उत्तराखंड का के जो ताल है, मुख्य प्रमुख ताल, उनमें कोई एक रूपता बने, एक ऐसा नाद बने कि जिस नाद में कुमाऊं का भी वाद्य वादन हो, गढ़वाल का भी हो, नौबत, धुइयाँ, पैंसारा और मन्नान, रांसी, सब कुछ एक रूपता है। जौनसार का हो तो जौनसार कुमाऊं गढ़वाल को लेकर के वो एक ऐसा बना जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। और 1240 लोगों ने उसमें प्रतिभाग करा और 1500 के लगभग उसमें लोग आए थे। तो एक और सबसे बड़ी बात तो ये हुआ, उसको उसमें मुझे लीड करने का सौभाग्य मिला, एक तरह से कह सकते हैं कि डायरेक्शन करने का सौभाग्य मिला। जो हमारे ताल हैं, प्रमुख ताल, उनका दस्तावेजीकरण हुआ, ये बड़ी बात। ये और इससे बड़ी बात देखिएगा कि आप तमसा से लेके महाकाली तक, मतलब आप हिमाचल बॉर्डर से लेके नेपाल बॉर्डर तक के सारे ढोल इसमें इकट्ठा थे और एक आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आपने कमाल तो ये कर रखा था, उनमें कोई बहुत खाटी जिनको बोलते हैं ढोल वादक थे, बहुत जानकार ढोल सागर के ज्ञाता थे। उन्होंने भी आपका अनुसरण किया और आपने बाइज्जत हर एक को दिल से प्रेम किया। ये वहाँ दिखने को मिला। एक भी 1280 लोगों को इकट्ठा करके एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन की एक कार्यशाला देना और निर्विवाद रूप से वो कार्यशाला अगर चले और प्रदेश का नाम रोशन हो, तो ऐसे प्रीतम वर्तमान वास्तव में पद्मश्री के हकदार थे। प्रीतम जी, ये पद्मश्री की आपको जानकारी कब आई? मुझे कल रात के शाम के समय भारत सरकार से फ़ोन आया कि आपको पद्मश्री से, भारत सरकार आपके काम को देखते हुए आपको पद्मश्री से नवाजा जा रहा है और आपको बधाई हो। तो मुझे कल शाम को ही ये पता चला और उसके बाद फिर समाचार पत्रों में और उनके जो ऑफिशियल साइट्स होती है उसमें मुझे लगा, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मेरा ये मानना है कि ये मेरी जिम्मेदारी को बढ़ा देता है और मैं ये पद्मश्री अपने श्रोता समुदाय को, अपने शुभचिंतकों को, अपने दोस्तों को, अपने साहित्यकारों को, अपने वरिष्ठ कलाकारों को, अपने सब लोगों को समर्पित करता हूँ।